कल हमने ये सारा काम कर लिया था ना, आज वेरिएबल शुरू कर देते हैं। सो ये वेरिएबल्स के बारे में हम थोड़ा बहुत कल पढ़ चुके थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो मैं डालती हूँ ना, देयर कॉल्ड एज कमेंट्स। कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल। वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। नॉन एग्जीक्यूटेबल का मतलब ये होता है कि वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इसका मतलब वो कभी दिखाई नहीं देंगे। ठीक है जी। वो आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए लिख रहे होते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको नोट्स देने हैं, समझाना है, तो मैं ये चीज़ें लिख सकती हूँ। तो डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर जो हमारे पास कमेंट्स है, इसके बाद हम लिख लेते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल मैंने कितने बताए थे, कितनी टाइप्स। यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो वो हमें मिले 3 तरीके के, वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है जी। अब पहला वेरिएबल होता है वैर के साथ, कि आपने कोई वेरिएबल बनाना है, यानी कि खुद से कोई शब्द बनाना है, कोई वर्ड बनाना है, तो आप किसका यूज करोगे, वैर का यूज करोगे। वैर के आगे अगर आप कोई भी आइडेंटिफायर लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा नेम, तो नेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक नेम। यहाँ पे इस लाइन को हम कहेंगे डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। इसको कहा जाता है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। रिकॉर्ड कर अब वो नंबर मेरा आपको दे देना। इस लाइन को यहाँ पे कहा जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। देखो डिक्लेयर का मतलब तो समझते हो क्या होता है। हमारे भी कुछ गवर्नमेंट फॉर्म बनते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, उसमें वी डिक्लेयर समथिंग, हम कुछ घोषणा करते हैं। लाइक हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा एड्रेस ये है, अबाउट आर ऑफिशियल्स, राइट। तो डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल का मतलब ये है कि वेरिएबल एक ऐसा शब्द है जो मैं खुद बनाऊंगी, उसको अनाउंस करना बेहतर, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। किसको डिक्लेयर कर रहे हैं, इस जावा के इंजन को डिक्लेयर कर रहे हैं। बात समझ में आई। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया तो आपको एरर्स फेस करने पड़ेंगे। उसलिए वो किसके लिए होगा, क्योंकि आपने अपनी मर्जी करने की कोशिश करी, आपने एक शब्द बनाया खुद से, आपने कोई रूल नहीं फॉलो किया। जावा सब क्या कहती है, अगर खुद से कोई शब्द बना रहे हो तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो डिक्लेयर करोगे या वैर के साथ, या लेट के साथ, या कॉन्स्ट के साथ। तो मैंने एक फिलहाल चूज किया वैर, धीरे धीरे करके डिफरेंस समझेंगे। मैंने चूज किया वैर, और यहाँ तक क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। अगर मैं क्या करूं, वैर नेम वेरिएबल है, इस वेरिएबल को क्यों यूज किया जाता है, ताकि इसके अंदर वैल्यू को डाल सके। तो अगर मैं इसके अंदर अपना नाम डाल दूं, तो इस लॉजिक को बोला जाता है इनिशियलाइज अ वेरिएबल। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, इनिशियल स्टार्ट देनी। तो इनिशियल स्टार्ट, इनिशियल वैल्यू एक वेरिएबल को देगी इस लाइन के साथ। अब जरा अगर मैं इसके आगे इज इक्वल्स टू डाल दूं, थोड़ी स्पेस डाल दूं, तो क्या कुछ डिफरेंस है, नहीं, सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है, बस और कुछ नहीं है। इसको बड़े ध्यान से जरा दोबारा समझ लेते हैं, दो लाइंस का मतलब क्या था। जहां पे किसी चीज का ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लेना। यहाँ इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि यहाँ पे ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल है जिसको डिक्लेयर किया गया यूजिंग वैर। वैर व्हाट, कीवर्ड। वैर क्या है, कीवर्ड है। नेम क्या था, मैंने खुद बनाया था। ठीक है जी। अब ये जो नेम था वो भी मैंने दोबारा बनाया, तो इसमें मुझे कोई एरर तो नहीं आएगा, फिलहाल देखेंगे कैसे नहीं आएगा। उसके बाद इज इक्वल्स टू डाल के मैंने क्या लिख दिया, MK89। और मैंने डबल कोट्स में ही क्यों लिखा, इसका रीजन है। ठीक है जी। अब चलो, अब जरा समझ के आते हैं। तुम लोग प्रोग्रामिंग में फर्स्ट टाइम आए हो, पर तुम लोग पहले मैथ पढ़ते आ रहे थे, स्टैंडर्ड मैथ हमने पढ़ी है, 10th+2 ट्रिग्नोमेट्रिक, चलो जो भी है। तो अभी तक आप मैथ में क्या पढ़ते आ रहे थे, इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू। तो क्या अगर हम करें कि 2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये क्या होगा, ट्रू के फॉल्स होगा, क्या दो 4 के इक्वल है मैथ्स में, फॉल्स ही आता है ना इसका। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 इज नॉट इक्वल्स टू फॉल्स
मैथ में ऐसा लिख देते हैं, यही लिखते हैं मैथ्स में, राइट, कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। अगर हम लिखे अपने प्रोग्रामिंग के अंदर ये इज इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है जी, तो मैथ्स में आपके पास क्या होता है, बड़ा धीरे धीरे मैं समझा रही हूँ। मैथ्स में ये इक्वल्स टू होता है, लेकिन जब आप अपनी प्रोग्रामिंग फील्ड में आ चुके हो तब डबल इज इक्वल्स टू आपका इक्वल है। देन यू विल से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। ये सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको क्लैरिटी मिली? अब मैंने कहा मैथ्स में ये आपका नॉट इज इक्वल्स टू है, लेकिन प्रोग्रामिंग में अगर मैं एक्सक्लेमेशन और इज इक्वल्स टू लिखूं देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट इक्वल्स टू। प्लीज इन सिंबल्स को नोट कर लो, क्योंकि आगे तुम्हें यही सारे सिंबल करने हैं। मैंने हार्डली एक या दो सिंबल करवाना होता है, बाकी सबकी मैं सिर्फ लिस्ट देती हूँ और बच्चे खुद करते हैं। इज इक्वल्स टू मतलब डबल इज इक्वल्स टू, ठीक है जी। ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू सबको समझ में आया? कोई डाउट है इसके अंदर तो बताओ। तो फिर जो मैंने ये बोला इसका मतलब क्या होगा? इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सिंपल जो आपका मैथ्स में इक्वल्स टू था इसको असाइनमेंट कहते हैं, विच मीन्स अगर मैंने लिखा नेम इज इक्वल्स टू MK89, तो अभी डबल कोट्स के ऊपर ध्यान ना देना। तो इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि एक ये साइड है और एक ये साइड है। जो ये साइड है वो मेरे हिसाब से राइट हैंड साइड है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, और ये वाली कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब इज इक्वल्स टू दो साइड्स के बीच में लगाया जाता है तो कहने का मतलब ये होता है द राइट हैंड साइड वैल्यू इज असाइंड टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। इसको लाइन को मैं तुम्हें लिख के भी दे देती हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। here is equals to means that the right hand side, इसको आप कह सकते हो कि ये वैल्यू है, राइट हैंड साइड वैल्यू इज assigned to the right hand side variable। प्लीज बच्चा इसको ध्यान से समझ लेना कि वेरिएबल आपने किसको बोलना है, कीवर्ड किसको बोलना है और वैल्यू किसको बोलना है, ठीक है। अब ये थोड़ा मेहनत इसके अंदर करनी पड़ेगी। अच्छा एक चीज और, मैंने वर्ड किया यूज असाइन। असाइन को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ ना तो इसका मतलब मैंने किया स्टोर। तो मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ इसको वैल्यू को मैंने नेम के अंदर स्टोर कर दिया, उस नेम को मैंने क्रिएट किया यूजिंग var कीवर्ड। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चलो अब एक चीज और समझते हैं। ये mk इज इक्वल टू 89 डबल कोट्स में क्यों था? पहले सिर्फ बताओ जितना करवाया क्या ये समझ में आया? कुछ भी डाउट है कि कुछ भी रिपीट करना है तो प्लीज बता दो। सब कुछ समझ में आया? चलो मैंने कहा ये जो MK89 था ये डबल कोट्स में क्यों आया? देखो बच्चा अभी थोड़ा टाइप्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप लोग अपनी लाइफ में अभी तक क्या समझते आ रहे हो? अगर मैंने 10 लिखा तो उसको मैं किस कैटेगरी में डालती हूँ? नंबर्स है, ऑफ कोर्स नंबर है, कुछ डाउट वाली बात ही नहीं है, वो क्या है? नंबर है। और अगर मैं 10.58 डाल दूँ तो वो भी तो नंबर ही है, लेकिन क्या नंबर की कुछ और टाइप है उसमें? वो कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर है। तो ये भी हम अच्छे से समझते हैं, वो कौन सा हो गया? डेसिमल नंबर हो गया। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बाय, अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं बाय तो वो क्या होता है? टेक्स्ट होता है, ऑफ कोर्स वो टेक्स्ट है, कुछ डाउट वाली बात नहीं ना इसके अंदर। प्रोग्रामिंग में ये सारी चीजें एकदम ही चेंज हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनो, ये जो नंबर आप समझते आ रहे हो उसको मैं प्रोग्रामिंग में इंटीजर बोलूंगी, शॉर्ट में इंट, ठीक है जी। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, पूरा पूरा ना लिखते, बताया था ना वेरिएबल्स को भी शॉर्ट एंड प्रिसाइज लिखना है, वैसे कीवर्ड को भी शॉर्ट एंड प्रिसाइज लिख दो, कोई बात नहीं। और ये 10.58 ये क्या था? एक डेसिमल नंबर था। हम प्रोग्रामिंग में डेसिमल वर्ड नहीं यूज करते, उसके लिए हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और इसको भी शॉर्ट में क्या कर देंगे? फ्लोट।
इसको हम शॉर्ट में ये बोलेंगे। और अब ये जो बाय था जिसको मैंने टेक्स्ट बोला था उसको प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग बोल देंगे। इसको और शॉर्ट करना है तो str बोल दो। ठीक, बात सबको समझ में आई? तो अभी हमने हर वो चीज जो कि टेक्स्ट में है, प्रोग्रामिंग में क्या बोला इसको, स्ट्रिंग में है, हर वो शब्द जो कि स्ट्रिंग में है उसको किस में लिखना है, डबल कोट्स में लिखना है। तो अगर मुझे अपना पूरा नाम लिखना है, मुझे कोई भी अल्फाबेट लिखना है, वो किस में आएगा, डबल कोट्स में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग था, मैंने MK89 दोनों चीजें डबल कोट्स में लिखी थी, तो फिर ये लॉजिक कैसे बन गया, ये क्यों स्ट्रिंग में आया? आधा तो इंटीजर है और आधा तो क्या है, स्ट्रिंग है। तो देखो इसका भी एक स्पेशल टाइप हमने बना दिया जिसको बोला जाता है var char, वेरिएबल और कैरेक्टर, इसको बोल दिया जाता है var char, वेरिएबल और कैरेक्टर। तो वेरिएबल और कैरेक्टर का जो मिश्रण होता है, जो मिक्सचर होता है, आप उसको भी डबल कोट्स में लिख सकते हो। सबको ये बात समझ में आ गई? अब जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी ईमेल आईडी, तो मान लो ये मेरी ईमेल आईडी है, इसके अंदर @ का सिंबल भी आएगा, जीमेल भी आएगा, डॉट भी आएगा, कॉम भी आएगा, तो उसको मैं वैल्यू तो स्टोर करानी है, उसको डबल कोट्स में लिखेंगे। बात सबको समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर तो प्लीज बता दो। एनीवन? नो वन? दैट्स गुड। सो ये हमें चीज समझ में आ गई कि वेरिएबल बन गया, लेकिन हमने इसको प्रिंट नहीं कराया। वेरिएबल यूज करने का सबसे बड़ा फायदा तो तब है कि हाँ जी आप कर रहे हो इसको यूज, तो ठीक है, मैं इसको क्या करूंगी, यूज करूंगी एज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यही मेथड था कल वाला, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या करेंगे, नेम को प्रिंट कर देंगे। ये क्या हो गया, ऐसा क्यों आ रहा है? ओके ओके ओके, कमेंट बंद नहीं किया, कमेंट बंद नहीं करोगे तो वो दिक्कत देगा, और मैंने इसको सब चीज को कमेंट में तो नहीं लिख दिया, कुछ और दिक्कत हुई है। यहाँ से कमेंट बंद हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, और यहाँ पे बंद हुआ, फिर यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे बंद हुआ। ओके, ये मैंने क्या लिखा, तो फिर ये नेम क्यों दे रहा है, वेर नेम। ओके ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। सेव किया, और इसका एरर चेक करते हैं सबसे पहले। अभी क्या आ रहा है, MK89। एक बार कंसोल जरूर देख लिया करो, कंसोल यहाँ पे क्या है, क्लियर है, नथिंग ना, कुछ बुरा नहीं हुआ। लेकिन अब बस यहाँ पे ध्यान से रखना कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूंगी, ये नेम आ रहा है, ये नेम आ रहा है, अभी ऐसे क्यों आ रहा है, जस्ट लीव इट, उसको रहने दो क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट में चला रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसी चीज का यूज करूंगी, कॉपी मैंने किया, और यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्रिएटिंग अ वेरिएबल, variable using let variable type। ठीक, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे दोनों जगह let यूज करना है, और मैं नेम को हटा दूँ। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यूनिक वर्ड्स बताए थे, देन यूनिकनेस इसके अंदर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, let मैंने लिखा, और दोनों बार मैं क्या करूंगी, नंबर को क्रिएट कर दूंगी। अब यहाँ पे देखते हैं इस लाइन को, यहाँ तक क्या था कि अगर मैंने वैर से यहाँ तक क्या था, वेरिएबल बन गया था, तो बच्चा यहाँ भी वेरिएबल बन चुका था। ये जो 84 लाइन लिखी हुई है इसके ऊपर ऑलरेडी वेरिएबल बन चुका था। तुम एक ही चीज को बार बार बनाओगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट एन एरर ना, गेटिंग माय पॉइंट। अब दिक्कत ये थी, कहते वेरिएबल जो वैर के साथ बनता है उसमें ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है। यानी कि मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे वो मुझे एरर दे रहा है, उसके बगैर भी तो चला है कोड मेरा। यहाँ पे वेरिएबल नहीं बन गया, उसको वैल्यू भी मैंने दे दी, फिर मैंने उसको प्रिंट भी करके दे दिया, बट उसने मुझे कुछ एरर नहीं दिया। मैंने कंसोल पे चेक किया, कुछ एरर नहीं था, इवन उसने मुझे आउटपुट भी बिल्कुल ठीक दिया। कहते वेरिएबल जो वैर के साथ बनते हैं वो जितनी मर्जी बार बनाओ चल जाएंगे। वही एक्सपेरिमेंट अगर मैं लेट के साथ करूं तो क्या वो चलेगा? अभी यहाँ पे अगर देखो तुम लोग, तो मुझे एरर मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, नंबर के अंदर ना मैं 10 पास करा दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर दिया है तो उसको पता चल जाएगा यहाँ पे 10 ही आएगा, नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट
राइट, और उसके अंदर मैं इस नंबर को यहाँ पे पास करा दूंगी। कहाँ गया? अब समझ में आ रहा है कि एरर आ चुका है। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल देखेंगे, आइडेंटिफायर नंबर, उसको पता चल गया ना कि आइडेंटिफायर नंबर है, हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। बात समझ में आई? जब मैंने वैर के साथ सेम दिक्कत करी थी, सेम वीक मैंने क्वेश्चन किया, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन वही चीज अगर मैंने लेट के साथ करी तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? जब तुम बना रहे होगे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स, उसके अंदर तुमने एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर वैल्यू भी डाल दी, ठीक, वो वैल्यू स्टोर होगी, ठीक। अब जब तुम दोबारा उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालोगे तो ऑब्वियसली पिछली वैल्यू इरेज हो जाएगी ना। बात ध्यान से समझो। ये क्या करने की कोशिश करी, मैंने कहा तुमने एक वेरिएबल बनाया था नेम नाम का, और वो उसके अंदर आ गया एम के। अब ये जो लाइन थी वो तुमने लिखी थी 13 लाइन के अंदर, ये तुमने वेरिएबल बना के इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या किया, 44th लाइन के अंदर तुम्हें याद नहीं था कि तुमने नेम बनाया था, होता है हमारे साथ, हमें नहीं याद रहता, तुम्हें कितना याद रहेगा। तो हमने कहा कि 44 लाइन के अंदर तुमने गलती से दोबारा नेम वेरिएबल बना के उसके अंदर कोई नई वैल्यू डाल दी। अब पुरानी वैल्यू जो हो जाएगी वो इरेज हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वेरिएबल, कि जब आप नई वैल्यू डालते हो तो पुरानी वैल्यू इरेज हो जाती है। तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम वेरिएबल्स की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। समझ में आया? अब नेक्स्ट मैंने कहा कि इस वेरिएबल के सॉरी, ये जो वेरिएबल नेम के साथ मैंने बनाया 44 के अंदर लिखा होगा, मतलब ये यहाँ पे भी बन गया था, ये वेरिएबल यहाँ पे भी बन गया था, ये वेरिएबल यहाँ पे भी बन गया था। अब मेरा तो डेटा लॉस हो गया ना, डेटा ही लॉस हुआ। तो कहते हैं इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, रेकमेंड किया जाता है कि जब भी वेरिएबल बनाओ तो लेट कीवर्ड को यूज करके बनाओ। जो चीज एक बार बन गई वो बार बार नहीं बनेगी। अगर मैंने एक बार किसी की ईमेल आईडी बना के स्टोर कर ली, स्टोर ही करना है यहाँ पे डेटा, अगर मैंने एक बार किसी की ईमेल आईडी बना के यहाँ पे डेटा स्टोर कर लिया तो मैं उसी को दोबारा दोबारा नहीं डिक्लेयर कर सकती। सबको बात समझ में आई? इस पॉइंट तक अगर डाउट है तो प्लीज बता दो, एनीवन? ओके, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। पहले क्या था, वैर वेरिएबल। तो वैर वेरिएबल से क्या करते हैं, पहली चीज वैर वेरिएबल किसके लिए यूज होता है, चलो लेट्स राइट द डॉक्यूमेंटेशन अ लिटिल बट नॉट मच। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वैर क्या यूज होता है, वैर इज यूज टू क्रिएट वेरिएबल्स, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, वैर किसके लिए यूज होता है, टू क्रिएट वेरिएबल्स। सेकंड क्या होगा, दैट यूजिंग वैर variables can be declared multiple times। कर सकते हो। रिजल्टिंग, इसका रिजल्ट क्या आएगा, डेटा लॉस। डेटा लॉस हो जाएगा ना, कैसे डेटा लॉस हो जाएगा, कैसे लॉस होगा, द प्रीवियस वैल्यू will be erased and the new value will be stored inside the variable। बात सबको समझ में आई? अगर मैं यही चीज करूं लेकिन इस वेरिएबल के साथ, हमारे पास जो है लेट वेरिएबल, तो पहली चीज क्या होगी, let variable is used to create variables and using let variables can be declared multiple times, no, cannot be, variables cannot be declared multiple time। एक वेरिएबल जो बार बार, एक वेरिएबल एक बार बन गया, बार बार नहीं बना सकते। एरर आया था ना कि उसने बता दिया था आइडेंटिफाइड नंबर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो क्या यूज करना है, हमेशा लेट यूज करना है।
रिजल्टिंग डेटा लॉस, नो डेटा लॉस, रिजल्टिंग नो डेटा लॉस। अब इसके अंदर एक केस पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ वैर वेरिएबल? क्या हम, अगर मान लो मैंने एक बार वेरिएबल बना दिया, किसको यूज करके, वैर को यूज करके, और कहाँ है हमारे पास वैर, ये देखो ये वैर वेरिएबल यहाँ पे बना है। रुको मैं इसको क्या करती हूँ, इसको कमेंट रहने देती हूँ और नीचे इसकी एग्जांपल लिख देती हूँ। यहाँ पे था तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे बना देते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल्स टू 10, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और a की मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करके दे दी। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि अगर a की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू अगर 50 हो जाए और फिर अगर मैं उसको प्रिंट करूँ, यही लाइन मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी मैंने किया और मैंने यहाँ पे इसको, एक सेकेंड, ये डुप्लीकेट आ गया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो उसने मुझे लाइन दे दी 1050। अगर आप ये सोचोगे कि उसने कंबाइन करके दे दी तो क्या कर सकते हो, ब्रेक टैग पढ़ा आपने, पढ़ा है ना, बस। तो मुझे यहाँ पे ब्रेक टैग देना है। अब यहाँ पे ब्रेक टैग देने का एक वक्रा तरीका है, ए लिखा होगा, ए क्या है, वेरिएबल प्रिंट कराया ना। अगर वेरिएबल के बाद कुछ भी लिखना है तो पहले डालो प्लस, मुझे इसके बाद कुछ लिखना है ना तो मैं प्लस डाल दूंगी। फिर मुझे क्या शुरू करने हैं, डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर क्या करेंगे, टैग लिख देंगे, सेव करेंगे, टैप करेंगे, रीलोड और आगे स्पेस। अब ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो ये 10 एंड 15 यहाँ पे मुझे डेटा मिल गया। कैसे मिला, क्योंकि मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने वेरिएबल प्रिंट कराया और मैं चाहती थी वेरिएबल के बाद क्या आ जाए, एक नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आगे कुछ लिखना है और डबल कोट्स के अंदर ब्रेक टैग डाल दिया। अगर तुम यहाँ पे H1 करके कुछ डालोगे तो वो और अच्छे से दिख जाएगा, ठीक। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि क्या हम वेरिएबल्स के बाद इसके अंदर a के अंदर जब मैंने var यूज किया तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, हो जाएगी। समझ में आ गया। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बना, यस वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ var वेरिएबल। ठीक है, अब मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी और मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पे होगा लेट वेरिएबल। तो अगर हम लेट वेरिएबल के लिए सेम ही केस माने, ठीक है, हम ये केस मान लेते हैं, कैन वी चेंज, चेंज कर सकते हो, अगर कह सकते हो कि मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं एग्जांपल के साथ। एक सेकेंड, ये यहाँ पे थी ब्रैकेट तो ये यहाँ पे लगेगी। अब मुझे यहाँ पे क्या यूज करना है, लेट, और मैंने यहाँ पे किया रीलोड। दिख जाएगा ना इससे, तो दोनों स्क्रीन चाहिए। अब ठीक, चलो। सो मैंने सिंपल सा लॉजिक कहा, मैंने कहा कि अगर मैं लेट के साथ वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, हाँ जी लेट के साथ भी कर सकते हो। लेट में और वैर में क्या डिफरेंस था, लेट वेरिएबल बार बार क्रिएट नहीं किए जा सकते, वैर वेरिएबल करे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों वेरिएबल समझ में आ गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्ट वेरिएबल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्स्ट वेरिएबल। अब कॉन्स्ट वेरिएबल बड़े ध्यान से समझना, कांस्टेंट का मतलब समझते हो क्या होता है, एग्जैक्टली कोई चीज कांस्टेंट है मतलब उसके पास क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जब मुझे वेरिएबल बनाना है, मैंने बनाया कॉन्स्ट वेरिएबल। अब कॉन्स्ट के लिए मैं b लिख लूंगी, उसके अंदर मैंने वैल्यू कर दी 10। मान लो कॉन्स्ट मैंने टेम्परेचर बनाया और टेम्परेचर के लिए मैंने वैल्यू फिक्स कर दी, इतना टेम्परेचर है मान लो, ये टेम्परेचर होगा। अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के, डॉक्यूमेंट डॉट
राइट लिख के मुझे टेम्परेचर को मैंने प्रिंट करा दिया। सेव करेंगे और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आगे टेम्परेचर जो ऊपर लिखा है मैं उसको कमेंट कर देती हूँ, अब नहीं मुझे इसको एग्जीक्यूट करना और मैं इसको रीलोड करूँ, आगे टेम्परेचर। लेकिन मैंने एक सिंपल सा लॉजिक कहा कि ये जो टेम्परेचर मेरे पास आ रहा है, क्या हो मैं इस टेम्परेचर को दोबारा डिक्लेयर करवाऊँ। तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए केस बना देती हूँ, केस 1 लिख सकते हो। कैन वी declare or वेरिएबल फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो क्या हम एक ही वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर कर सकते हैं? तो यहाँ पे करके देख लो, करो इसको एग्जीक्यूट। इसका मतलब एरर आया, जब यहाँ पे सब कुछ खाली होगा ना मतलब एरर आया, तो कहाँ पे जाके चेक करना है? कंसोल पे। और ये मिला मुझे कंसोल, इसको ऊपर करना पड़ेगा। सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर टेम्परेचर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। कहते टेम्परेचर डिक्लेयर है, कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड है, तुम उसको बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये समझ में आ गया हमें, यहाँ पे समझ में आ गया नॉट अलाउड। ठीक, अब सेकंड केस, कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्या हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? बताओ, तुम लोग बताओ, क्या चेंज कर सकते हो? बताओ जरा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इक्वल्स, मैंने लिख दिया 458। ठीक है, मैंने ये लिखा, सॉरी मैंने गलत लिखा, टेम्प नहीं होता, टेम्प होता है। डन। अब अगर इसको लिखा है तो इसको प्रिंट भी तो कराना चाहिए। एक बार आया, लेकिन मैंने तो 2 बार प्रिंट कराया, फिर ये क्यों नहीं आया? पहली वाली वैल्यू स्टोर थी, वो सही भी था। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई ना, जो चीज सही थी वो एग्जीक्यूट होगी, जहां पे एरर है सिर्फ उसमें वो दिक्कत दिखाएगा। तो यहाँ पे जो सही होगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे हमने लिखा असाइनमेंट 2, देखो अनकॉट टाइप एरर है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, जो चीज कांस्टेंट है, जो चीज फिक्स्ड है, अब उसको दोबारा से कैसे वैल्यू नहीं दे सकते हो? पाई की वैल्यू फिक्स है, खुद से पाई की वैल्यू बना सकते हो? नहीं बना सकते, वो फिक्स्ड हो चुकी हुई है। बात सबको समझ में आई? दिस इज द लॉजिक हियर। तीनों टाइप्स ऑफ वेरिएबल सबको क्लैरिटी से समझ में आ गए? कोई डाउट इसके अंदर तो प्लीज बताओ। एनीवन? नो वन? चलो जी, दैट्स गुड। सो ये कुछ होते हैं हमारे पास वेरिएबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये सारे हो गए हमारे पास वेरिएबल्स। तो मैं थोड़ा कमेंट आउट करके ना, अच्छा एक चीज और, अब हमारे पास क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सम सॉर्ट ऑफ मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स समझते हो? एक मैसेज आता है, कई बार होता है कि दिस पेज वांट्स टू नो योर लोकेशन, डू यू वांट टू एग्जिट द पेज। वो चीजें कैसे बनती हैं, उनके लिए मैसेज बॉक्सेस होते हैं। उनमें से लेट्स अंडरस्टैंड, वैसे प्राइमरली 3 तरीके के होते हैं, जिनमें से पहला होता है अलर्ट, सेकंड होता है कंफर्म, और तीसरा होता है प्रॉम्प्ट। ठीक, अलर्ट का मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन, अलर्ट का मतलब होता है गिव इंफॉर्मेशन, या वो कोई इंफॉर्मेशन देगा आपको, या तो एक वार्निंग देगा। ठीक है जी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं अलर्ट, ठीक, और मैं यहाँ पे लिख दूं टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब ये मैं उससे पूछ रही हूँ, आंसर यस नो में आना चाहिए, तो ये तो बना नहीं। अलर्ट बॉक्स का मतलब होता है वार्निंग देना। तो याद रखो कि तुम लोग डेवलपर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा मैसेज क्या आएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अलर्ट के अंदर योर टाइम
लिमिट हैज एक्सीडेड, इसने इंफॉर्मेशन दी, आ गया, योर टाइम लिमिट हैज एक्सीडेड। अगर मैं अब किसी और चीज के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करने की कोशिश करूँ, देखो तुम्हें क्लिक की आवाज आ रही है, नहीं चलेगा। अब यहाँ पे तुम्हारा पार्ट शुरू होता है रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट। तुम्हें एक ऐसी वेबसाइट बनानी होती है जो कि रिस्पॉन्स करे, ये नहीं कि यूजर वहां पे अपनी मर्जी करता फिर, ठीक है। तुमने जो रिस्पॉन्स मांगा वो तुम्हें मिलना ही चाहिए। अब जब तक यूजर इसको नहीं देगा वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने इसको रीलोड किया, तो जब भी रीलोड, कई बार होता है ना, हम कहते हैं पेज रिफ्रेश कर ले यार, कोई बात नहीं, पेज रिफ्रेश कर लो, हो जाएगा, कर लो, जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी पेज रिफ्रेश करो, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक इसको तुम एंटर ना प्रेस कर दो या ओके ना प्रेस करो। सबको ये बात समझ में आई? तो ये होता है कि मैसेज के द्वारा आप वार्निंग या इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट करते हो। ये होता है अलर्ट बॉक्स। एक होता है आपके पास कंफर्म। तो कंफर्म क्या करता है, ये पूछता है यस और नो में आंसर। अब कंफर्म होगा, मैं लिखूंगी डू यू वांट टू लीव this पेज। सेव किया, रीलोड किया, आ गया, डू यू वांट टू लीव दिस पेज, कैंसिल। और अगर मैं कर देती हूँ ओके, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला कि अगर मैं ओके करूंगी तो ऐसा होगा, कैंसिल करूंगी तो ऐसा होगा, नहीं, वो हमें करना भी नहीं है। दिस पेज सेज डू यू वांट टू लीव दिस पेज, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स मांग रहे हैं, यहाँ पे कोई वार्निंग या इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब तीसरा मेरे पास क्या है, सपोज मुझे यूजर इनपुट चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रॉम्प्ट का यूज करूंगी। तो प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट इज यूज फॉर द यूजर इनपुट। तो मैं उसको बोलूंगी एंटर योर नेम प्लीज, एंटर योर नेम प्लीज, ठीक। अगर मैं इसको सेव कराऊं और मैं इसको करूँ एग्जीक्यूट, तो अब वो मुझसे पूरी फील्ड पूछ रहा है। तुमने फॉर्म बनाए होंगे ना जब HTML में, तुमने इनपुट फील्ड सीखी होंगी, कह रहा है एंटर योर नेम प्लीज। तो मैंने अपना नाम दिया, ओके किया, तो वो गायब हो गया। अब जस्ट इमेजिन कितना अच्छा होता अगर ये मेरा नाम स्टोर करके प्रिंट भी करवा देता। होता है ना वेब पेजेस के अंदर, जब आप मिंत्रा खोल रहे हो या कोई और वेबसाइट खोल रहे हो, तो जो आपने फॉर्म में अपना नाम दिया था वो बकायदा आता है कि ये होस्ट है, ये आपका यूजर नेम है, आता है कि नहीं, फेसबुक पे आपका नाम आ रहा होता है। वो चीजें कैसे बनती हैं, उसके लिए भी वेरिएबल लगा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉम्प्ट को स्टोर करवा देंगे लेट के अंदर, एक यूजर इनपुट नाम के वेरिएबल में करवा दिया मैंने स्टोर। अब मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, ऐसा तो गलत हो जाएगा, तो क्या लिखूं, यूजर लिखूं लेकिन यू कैपिटल और आई इस तरीके से। अब बना अच्छी चीज, 2 दिन की मेहनत अब इस पूरी चीज में लगी आपकी। तो हमने लिखा लेट के साथ एक वेरिएबल। क्यों लेट के साथ, मैंने कहा रिकमेंडेड है, अगर बार बार वेरिएबल बनाना है तो कोई दिक्कत हो जाएगी, तो फिर क्या करोगे। तो लेट के साथ यूजर इनपुट बनाया, इज इक्वल टू कर दिया प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा एंटर योर नेम प्लीज। तो मैंने अभी वेरिएबल के अंदर केवल स्टोर किया इसको, रीलोड करेंगे तो MK89 मैंने दिया, स्टोर हो गया वेरिएबल के अंदर। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, उसको प्रिंट करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया योर नेम इज। अब नेम इज, उसके बाद मुझे कुछ लिखना है, क्या लिखना है, वेरिएबल लिखना है। तो मैं क्या डायरेक्ट मैं नेम लिख दूं, ऐसे यूजर इनपुट डायरेक्ट लिख दूं, ऐसे लिख दूं, रुको मैं स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ, ऐसे लिख दूं मैं यूजर इनपुट, नहीं ना, डबल कोट्स लिखने पड़ेंगे किसके अंदर, यूजर इनपुट को। चलो ये भी करके देख लेते हैं, इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। कोई है कॉन्ट्राडिक्ट करने लिए कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। पेज को रीलोड करो, MK78 मैंने दिया, योर नेम इज यूजर इनपुट, उसने 70 डबल कोट्स के बाहर है, एग्जैक्टली जैसा जो लिखोगे वही प्रिंट होगा, प्लस प्लस डाल दो वही प्रिंट होगा। हमें क्या चीज चाहिए, हमें नाम चाहिए, वो नाम किसके अंदर है, यूजर इनपुट के अंदर है। तो पहली लॉजिक क्लियर हो गया, वेरिएबल को डबल कोट्स के अंदर लिखने का कोई फायदा है ही नहीं, उसको कहाँ पे लिखना है, बाहर लिखना है। अब दिक्कत ये रहेगी, एक लाइन ये है और एक वेरिएबल ये है, तो दोनों के बीच में ऐसी क्या चीज डाले कि दोनों प्रिंट हो जाए। तो पहला एक स्टैंडर्ड चीज दिमाग में आती है, कॉमा, कॉमा डाल दो,
ठीक है, कॉमा डाल के देखते हैं। आ गया 78। अगर मैं इसको कॉपी करूं, इसको मैं पेस्ट कर दूं, याद है ए के बाद मैंने प्लस लिख दिया था तो वो भी चला था। करके देखते हैं क्या दोनों चलेंगे। आ गया, दोनों में आ गया। कोई फर्क तो एग्जिस्ट करता होगा। अब ये फर्क तुम्हें समझ में आएगा जब तुम यूजर से ये स्पेसिफिक हो जाओगे कि तुम्हें उससे इंटीजर नंबर मांगना है, तुम्हें उससे स्ट्रिंग मांगनी है, कि तुम्हें उससे डेसिमल नंबर मांगना है। अगर तुमने बोला कि मुझे एक इंटीजर नंबर दो, तो नंबर इंटीजर ही आना चाहिए, फिर चाहे जो मर्जी हो। बात समझ में आई? तो इसको भी जरा करके देख लेते हैं। अभी तो ये सिर्फ प्रॉम्प्ट था, ठीक। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को जरा कमेंट कर देती हूँ, समझ में आ गया हमें? चलो, तो मैंने सिंपल सा लॉजिक लिखा। ये तो था एंटर नेम करने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट उसने मुझसे क्या पूछी? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही चल रही थी। मुझे उससे क्या मांगना है? मुझे उससे मांगना है एक इंटीजर नंबर। तो मैं लिखूंगी लेट यूजर इनपुट, ये यूजर इनपुट नहीं है, यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू, तो मैं पार्स इंट, ये देखो जैसे मैंने पार्स लिखा तो दो तुम्हें दिखाई दे, ऊपर टॉप पे एक पार्स फ्लोट आ रही है, पार्स इंटीजर आ रहा है। पार्स इंट या पार्स फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपने स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली यूजर से या तो इंटीजर या तो फ्लोटिंग नंबर मांगा है। तो मैं अभी इंटीजर नंबर लिखूंगी और मैं उसको कहूंगी, अब डायरेक्ट में प्रिंट पार्स इंट के लिख दूं तो वो भी गलत है। तो मुझे क्या लिखना है इसके अंदर? प्रॉम्प्ट लिखना है। पार्सेंट क्या था? एक मेथड था, एक फंक्शन था, जैसे आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा था। तो पार्स इंट क्या है? एक फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन और यूज किया, प्रॉम्प्ट नाम का, बिकॉज यूजर से तो इनपुट प्रॉम्प्ट पूछेगा, लेकिन उस इनपुट की टाइप क्या होगी वो मैंने थोड़ा पहले बता दिया कि वो इंटीजर टाइप होगी। तो मैंने उसको बोला एंटर एनी इंटीजर, और ये एक एरर दे रहा है मुझे, एंटर, ओके ठीक है। इतनी बड़ी स्ट्रिंग लिखोगे विदाउट डबल कोट्स की तो एरर तो देगा ही ना। अब ठीक, अब जरा पेज रिलोड करते हैं। अब अगर मैंने कहा आई ओ, नंबर क्या आ गया? NAN। उसको समझ नहीं आया कि तुमने दिया क्या, उसको समझ में आया कि उसने इंटीजर नंबर लेना है। तो जब तुमने अपनी तरफ से स्ट्रिंग दे दी ना, उसने NAN प्रिंट कर दिया। NAN का मतलब है नॉट अ नंबर, शॉर्ट फॉर्म चल रही है यहाँ पे। वो शॉर्ट फॉर्म ही करेगा, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। उसने बता दिया नॉट ए नंबर। तो चेक करते कि एरर भी दिया उसने मुझे? नहीं, कोई एरर नहीं। जब उसने यूजर ने गलती करी वो तब एरर नहीं देगा, एरर तब आई है जब तुमने कोई मिस्टेक करी है। डेवलपर तुम हो यहाँ पे, यूजर ने तो बस अपना नंबर दे के चले जाना है। तो इसलिए हमने बोल दिया पार्स इंट करके प्रॉम्प्ट एंटर एनी इंटीजर प्लीज। ठीक है जी, क्योंकि अगर मैं उसको लेती, मैंने उससे इंटीजर नंबर मांगना था, उसने कुछ भी दिखा देना था, अब वो काम न चलना। क्लैरिटी हुई? बात समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर तो प्लीज बताओ। चलो जी, ये लॉजिक भी हमारा क्लियर हो गया। वेरिएबल समझ में आ गए, यूजर इनपुट समझ में आ गया। अब आगे काम शुरू करवा दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी कि पहले इतना डाइजेस्ट करना है? पहले इतना डाइजेस्ट करो। तुम लोगों को थोड़ी देते हैं टास्क एंड असाइनमेंट्स, ठीक। पहले कुछ दिन ना तुम्हारी क्लास सिर्फ 1 घंटा होगी, ठीक है? 3:30 से 4:30, पहले हफ्ते तक लगाओ, चीज़ें दिमाग में बिठाओ। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स करेंगे टाइम एक्स्ट्रा लगाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे असाइनमेंट्स के अंदर मैं आप लोगों को पहले असाइनमेंट दे रही हूँ, राइट अ स्क्रिप्ट टू टेक यूजर इनपुट ऑफ स्टूडेंट्स marks in the following subjects। पहला होगा आपने उसको केमिस्ट्री के मार्क्स पूछ लेने हैं, ठीक है? फिर आप उसको उसके C++ के मार्क्स पूछ लो,
फिर आप उसको HTML के मार्क्स पूछ लो, फिर आप उसको जावा स्क्रिप्ट के मार्क्स पूछ लो, फिर आप उसको पाइथन के मार्क्स पूछ लो। ठीक, ये आपकी पहली असाइनमेंट है। दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट। अब आपने सेकेंड असाइनमेंट में क्या करना है, यहाँ पे अगर देखो तो राइट ए स्क्रिप्ट आ रहा है, मैं राइट ए प्रोग्राम दे रही हूँ क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट है। ऑल्सो इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट स्टिल इट्स अ लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये कंप्लीटली लैंग्वेज नहीं है, लाइट वेट है जिसको स्क्रिप्ट बोला जाता है। सो राइट ए स्क्रिप्ट टू कैलकुलेट द 2 months salary of the employee. Now take user input as, आपने उससे किस तरीके से यूजर इनपुट पूछना है, आपने करना है enter your name please, then enter your address please, enter your UID नंबर। UID नंबर समझते हो सारे, क्या होता है? आधार कार्ड का नंबर। अब आधार कार्ड का नंबर वो सही में ना दे रहे, इसका ख्याल आपको रखना है, ठीक है। सो एंटर योर सैलरी पैकेज। सैलरी पैकेज में उसको ये इंटीजर में नहीं पूछना, सैलरी पैकेज किस में होता है, फ्लोट में होता है 15,000 16 रुपीज और समथिंग, तो वो किस में आता है, फ्लोट में आता है। बात समझ में? तो उसको फ्लोट में यूजर पूछना है। यू हैव टू बी प्रिसाइज फॉर दिस, आपको एग्जैक्ट होना ही पड़ेगा क्या यूजर से पूछना है, ताकि कल को डेटा गलत ना स्टोर हो जाए। देन अब आपके पास क्या है, एक थर्ड प्रोग्राम है, राइट अ स्क्रिप्ट टू शो द यूज ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो आपने अपनी उसी स्क्रिप्ट के अंदर आपने HTML पढ़ी है, CSS पढ़ी है, जो जितना बेटर कर सकता उतना है, बस डेली की असाइनमेंट आपको मिलेगी 2-3 दिन की, आपने वही कंप्लीट करनी है। तो आपने एक ऐसी स्क्रिप्ट करनी है, एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है, चाहे वो JS में हो, चाहे वो HTML में हो, चाहे वो दोनों का कंबाइन हो। आपने सिर्फ तीनों वेरिएबल का यूज अच्छे से बताना है। मैंने क्या किया, पूरे पूरे यूज केसेस बताए हैं ना, आपने पूरे पूरे यूज केस बताने हैं। जैसे मैंने टेम्परेचर वेरिएबल ले लिया, आप सैलरी का वेरिएबल ले लो, मार्क्स का वेरिएबल ले लो, परसेंटेज का वेरिएबल ले लो, इस तरीके से वेरिएबल बताने हैं, केसेस पूरे बनाने। कैन वी रीडिक्लेयर द वेरिएबल, यस और नॉट। जितना असाइनमेंट्स करोगे अच्छे से कमेंट्स डाल के, एक तो हाथ बेहतर हो जाएगा काम करने में, स्पीड अप हो जाओगे, एंड सेकेंडली कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, बिकॉज यही वो बेस पार्ट है जहाँ पे इंटरव्यूअर सबसे ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन में आपको फंसाएगा। एंड उससे कैसे निकलना है, प्रैक्टिस के साथ। आई डोंट हैव अ बुक राइट नाउ, मेरे पास बुक नहीं होती, मैं यूजली लेक्चर्स लेती हूँ बिना बुक के लेती हूँ, नोट्स के बिना बुक नोट्स के लेती हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है, मेरा हाथ उन चीज़ों में फिक्स बैठ चुका है। एग्जैक्ट वैसा आपका हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे ओनली देन। ठीक, तो ये आपके पास 3 में एक और प्रोग्राम दे रही हूँ, हाँ ये वाला, अब ये भी आपने करना है। एंड नोट है यहाँ पे आपके लिए स्पेशली, नोट प्लीज डिस्क्राइब डेमोन्स्ट्रेट the यूज केसेस। पूरे पूरे यूज केसेस पूरी पूरी इसकी बतानी है कि कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन से टेस्टिंग आपने करी हुई है। ठीक है जी, क्योंकि देखो ये एक ऐसी असाइनमेंट है जहाँ पे पूरा आपको दिमाग लगाना है, और आगे आने वाले सारे लॉजिक्स में यू हैव टू यूज योर ब्रेन, जिधर आपने ब्रेन का यूज नहीं किया उधर आप गए। ठीक है, अब बस ये 3 असाइनमेंट्स है, तीनों को बस अच्छे से करोगे। ठीक है, फिर कल फिर लेक्चर लगाना, सैटरडे आपकी क्लास नहीं होती, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होती है। ठीक है, पहले इतना रिकवर करो, फिर मैं आगे देखती हूँ।